मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बयान को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा दिखा। इकबाल मैदान में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जमा हुए। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में इन लोगों ने प्रदर्शन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान को लेकर मुंबई में मुसलमानों ने अनोखे तरीके से अपने गुस्से का इजहार किया। यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति के फोटो को सड़क पर चिपकाकर विरोध जाहिर किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों द्वारा मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता उमर रमजान का शव जैसे ही उनके घर पहुंचा, कोहराम मच गया। यहां हजारों की संख्या में लोग जमा हुए और हत्या का विरोध किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकी हमले में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का विरोध किया गया। बीजेपी युवा मोर्चा ने जम्मू के अखनूर में पाकिस्तान का झंडा जलाया और प्रदर्शन किया। केरल में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गोल्ड स्मगलिंग केस में सीएम का इस्तीफा मांगा है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मोदी नगर में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस लड़ाई में ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। इस केस में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। मुंबई में घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री की जान बाल बाल बच गई। महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी और इसी बीच उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर पड़ी। पास में खड़े आरपीएफ के जवान ने फुर्ती दिखाते हुए महिला को बचा लिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में श्री जानकी बैंड ने लोकगीतों की खास पेशकश से लोगों का मन मोह लिया। इस बैंड की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ महिलाएं हैं। महिलाओं का ये बैंड धीरे धीरे मशहूर हो रहा है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में चुनाव प्रचार का अनोखा तरीका देखने को मिल रहा है। सुर्खी सीट से बीजेपी के गोविंद सिंह राजपूत के प्रचार में बुंदेलखंड के लोकगीत और डांस के ठुमकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एनडीआरएफ भारतीय नस्ल के देसी कुत्तों को स्क्वाड डॉग के रूप में प्रशिक्षित कर रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग के बाद भारतीय कुत्ते शानदार रिस्पांस दे रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टर्की और ग्रीस के बॉर्डर पर भूकंप के तेज झटके आए हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.0 मापी गई है। टर्की के इजमिर में भूकंप के बाद इमारतें हिल गई हैं। ग्रीस में भूकंप के बाद सुनामी आई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, रिक्टर स्केल पर 7 तीव्रता का भूकंप आया है। टर्की के इजमिर में इस भूकंप की वजह से इमारतें हिलने लगी हैं, गिरी हैं कई इमारतें, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। और ग्रीस में तो हालात और भी खराब हैं क्योंकि वहां पर भूकंप के बाद सुनामी आ गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, टर्की और ग्रीस में भूकंप के तेज झटके, जिसके बाद कई बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई हैं। कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में अभी जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आप देख सकते हैं तस्वीरें, जैसे ही भूकंप वहां पर आया, इमारतें गिरने लगी तो कैसे अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो लोग अपने घरों में थे, इमारतों के अंदर थे, वो फौरन इन भूकंप के झटकों के बाद अपने घरों से बाहर निकले। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो मलबा है और क्या धुंध वहां पर छाई हुई है, दरअसल ये धुंध जो बड़ी बड़ी इमारतें गिरी हैं उसके मलबे की धुंध है। लोग दहशत में, आप देख रहे हैं कैसे चीख रहे हैं, जरा सुनिए लोगों की चीखों को। ग्रीस और टर्की में इस वक्त दहशत छाई हुई है। दरअसल भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 7 तीव्रता का भूकंप है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 तीव्रता का भूकंप है तो उसके बाद क्या स्थिति वहां पर रही होगी। और आप देखिए कैसे जो लोग हैं डर के मारे चीख रहे हैं, इधर उधर सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें देखिए, बड़ी बड़ी कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं इन भूकंप के झटकों की वजह से। काफी नुकसान हुआ है टर्की और ग्रीस में। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
कैसे एक जब बहुमंजिला इमारत जमींदोज हुई, भूकंप की वजह से मिट्टी में मिल गई, तो कैसे धूल का गुबार वहां पर उड़ा है। टर्की में भूकंप के तेज झटके और ग्रीस में सुनामी आई। ये तस्वीरें डरा देने वाली, ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। इन तस्वीरों को देख, जबरदस्त भूकंप, 7 तीव्रता का भूकंप, और इस भूकंप के बाद क्या हालत है वहां पर। लोग चीख रहे हैं, सुरक्षित स्थानों की तरफ लोगों ने दौड़ लगा दी। जान माल का कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में अभी डिटेल में जानकारी मिल रही है। देश के कई शहरों में इस्लाम के नाम पर फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर फ्रांस ने अपने नीस शहर में हुए आतंकी हमले के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसे लोग इस्लाम का विरोध मान रहे हैं। हालांकि आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस की इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस का साथ देने की बात कह चुके हैं। इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ मुंबई की सड़कों पर नाराजगी खुलकर जाहिर की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और सड़क पर रखे गए राष्ट्रपति मैक्रों के पोस्टर रौंदे गए। ऐसी ही तस्वीर अलीगढ़ में भी नजर आई, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतरे और फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में नारे लगाए। उधर भोपाल में भी बड़ी रैली निकाली गई। ये फ्रांस के झंडे को। हालांकि शिवराज सरकार ने भी सख्ती दिखाई और करीब 2000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। प्रदर्शनकारियों पर कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। मुर्दाबाद, 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 मैक्रोन द डेविल मुर्दाबाद, 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 फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर मुर्दाबाद, 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 फ्रांस का। फ्रांस और उसके राष्ट्रपति का भारत में विरोध पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच गुरुवार को फ्रांस के नीस शहर में एक चर्च के पास एक हमलावर ने कई लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस्लामिक आतंकी हमला करार दिया, जिसके बाद दुनिया भर के इस्लामिक देशों में नाराजगी है और इसका असर भारत के कई शहरों में भी देखा गया। मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी शामिल हुए। हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार के नाक के नीचे सड़कों पर मैक्रोन के पोस्टर्स लगाए गए हैं और उनका अपमान किया। मुझे हंसी आ रही है कि अपना चेहरा न देखा गया, आपसे बेवजह आईना तोड़कर रख दिया। ये बात कर रहे हैं, मोदी जी को मालूम होना चाहिए कि मेरे देश में 295 एक लॉ है संविधान के अंदर कि धर्म के खिलाफ कोई धर्म का अपमान करता है, कोई धार्मिक नेताओं का अपमान करता है, धार्मिक लीडरों का अपमान करता है, तो उनको सजा होना चाहिए। आज जिस तरह से मैक्रोन ने के देश में हुआ है, मैक्रोन जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैक्रोन को सजा होना चाहिए। सजा तो ही नहीं। अगर एक लड़के ने मार दिया, किसी को चाकू से मार दिया, तो उसको गोली मार दी गई क्योंकि उसने गलत किया था। और जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है? इस तरह से अगर किया जाएगा, मैं पूछूं, मोदी जी से पूछूं मैं कि जो बात कर रहे हैं, इसी देश के अंदर पूना के अंदर जेम्स लेन की एक लिखी हुई किताब लाइब्रेरी में थी। उसने किसी भगवान के खिलाफ नहीं, शिवाजी महाराज की मां के अपमानित लफ्ज लिख दिया था। आज भी जेम्स लेन के नाम वारंट है, उसको लाने की तैयारी की, कब मिलेगा तो जेल उसको होगी। और मोदी जी उसका सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। याद रखिए, हम सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने धार्मिक जो हमारे लीडरान हैं, और सबसे बड़ी बात है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए आए थे, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे। और इनके खिलाफ इस तरह बात होगी तो मुसलमान या जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, उनको उसके खिलाफ खड़े होना ही चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्लामिक आतंकवाद के बयान से पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम देशों में फ्रांस का विरोध इस वक्त जोरों पर है, लेकिन इसका असर भारत में भी दिखा। एक टीचर सैमुअल पेटी की इसलिए गला रेत कर हत्या कर दी गई क्योंकि उसने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया था। इस हादसे के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, यह इस्लामिक आतंकवाद है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिससे आज पूरी दुनिया संकट में है। इस बयान के बाद तुर्की की तरफ से भी कड़ा जवाब आया। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने कहा, अगर फ्रांस में मुसलमानों का दमन होता है तो दुनिया के नेता मुसलमानों की सुरक्षा के लिए आगे आएं। तुर्की के बयान के बाद दुनिया भर के मुस्लिम राष्ट्रों से फ्रांस के खिलाफ प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई।
कार्टून दिखाने वाले टीचर की हत्या के बाद उठे फ्रांस और तुर्की के इस विवाद के बाद जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है वो दुनिया के बंटने की तस्वीर है। फ्रांस के खिलाफ आग उगलते हुए मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री और कट्टर मुस्लिम नेता महातिर मोहम्मद ने एक के बाद एक ट्वीट करके अपनी भड़ास निकाली। महातिर मोहम्मद ने बेहद भड़काऊ ट्वीट किया, धर्म से परे गुस्साए लोग हत्या करते हैं। फ्रांस ने अपने इतिहास में लाखों लोगों की हत्या की है, जिनमें से कई मुस्लिम थे। मुस्लिमों को गुस्सा होने और इतिहास में किए गए नरसंहारों के लिए फ्रांस के लाखों लोगों की हत्या करने का हक है। इस्लाम धर्म के विवादित प्रचारक जाकिर नाइक ने अपनी पोस्ट में कहा है, अल्लाह के बंदे को गाली देने वालों को दर्दनाक सजा मिलेगी। इस्लामिक कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई का चेहरा बन चुके फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन और देश पर हो रहे आतंकवादी हमलों के बावजूद झुकने को तैयार नहीं हैं। मैक्रों ने साफ किया है कि फ्रांस इस्लामिक आतंकी हमले के बाद भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ेगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या के बाद घाटी से लेकर दिल्ली तक माहौल गरमाया हुआ है। पुलिस ने इस आतंकी कार्रवाई के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ होने की बात कही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। जम्मू में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे तो लगाए ही, साथ ही पाकिस्तान के झंडे भी जलाए। घाटी में जो ये सब दिन दहाड़े और जो मौत का खेल खेला जा रहा है, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। आपको बता दें, ये सिर्फ और सिर्फ तरक्की को रोकने के लिए है। 370-35 से टूटने के बाद पाकिस्तान बुखला। बीजेपी नेताओं की हत्या से जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक माहौल गर्मा गया है। हमारे शहीद कार्यकर्ताओं की शहादत, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लहू के कतरे कतरे का बदला हम लेंगे। लहू के कतरे कतरे को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और चुन चुन कर इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। हमारे जांबाज कार्यकर्ताओं ने अपनी मातृभूमि के लिए, हुब्बे वतनी के लिए, अपने देश और अपने तिरंगे झंडे के लिए अपना बलिदान दिया है। गुरुवार की रात 8 बजे बीजेपी के 3 नेताओं फिदा हुसैन, उमर हजाम और हारून रशीद को आतंकियों ने सड़क पर गोलियों से भून दिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस उस जगह पहुंची जहां फायरिंग हुई थी और अफसरों ने मारे गए नेताओं के परिजनों से मुलाकात की। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई लश्कर के इशारे पर की गई। यहाँ का एक लोकल है, कल शाम 8 बजे उसका अल्टो कार 3 मिलिटेंट आया था, उसने स्नैच करके और इस गाड़ी में यहाँ तक आया है। उससे पहले यहाँ पर हमारे जो फिदा हुसैन साहब थे, उनके 2 कलीग थे, तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे। उस पर नज़दीक आके अंधाधुंध फायरिंग किया और उनको जख्मी काफ़ी हो गए, हॉस्पिटल लेके रास्ते में उनका डेथ हो गया। और फिर उसी गाड़ी में तीनों मिलिटेंट बैठ के अच्छे वाले एरिया में निकल गए, जहाँ से आज गाड़ी को सीज किया गया है। एफएसएल की टीम चली गई है और हम लोग इसमें एलईटी का नाम आ रहा है और इसमें एक लोकल मिलिटेंट डोरू का है, निसार खांडे है, एक खुरबनी का अब्बास शेख है जो पहले एचएम में था, बाद में एलईटी में आजकल है। धारा 370 खत्म किए जाने के बाद घाटी में सियासी तनातनी के दौर में हुई इन हत्याओं से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस घटना की निंदा की। मारे गए नेताओं के परिवार के साथ संवेदना जताई। वहीं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी आतंकी कार्रवाई की निंदा की। हालांकि इसी बहाने महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और सरकारी नीतियों को घाटी के हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया। पुलवामा हमले में पाकिस्तान के शामिल होने की बात सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी को घेर लिया। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने कबूल किया है कि सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में पाकिस्तान का हाथ था, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने पुलवामा हमले पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं पर हमला बोलने में देर नहीं लगाई। अपने राजनीतिक फायदे के लिए बिना ये सोचे कि उसका क्या दुनिया के अंदर असर होगा, ये कहना कि सरकार ने ही कराया होगा, और इसीलिए इससे पहले भी इसी पार्टी ने एक भगवा आतंक की बात की, एक उसका बड़ा वो रूप बनाना चाहा इन्होंने। ऐसे लोगों के ऊपर जनता को लेश मात्र भी विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इनको खुले में जूते लगाने चाहिए। राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए देश के सामने। कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदगी होनी चाहिए देश के सामने। उन्होंने देश की सैनिकों के ऊपर अनास्था प्रकट किया था, देश की व्यवस्था के ऊपर अनास्था प्रकट किया था। उनकी विरोध मोदी जी से हो सकता है, पॉलिटिकल विरोध हो सकता है, लेकिन उसके अर्थ ये नहीं है देश की प्रधानमंत्री जी की बातों को
यहाँ तक जाके पाकिस्तान की भाषा में बोले, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। मैं मांग करता हूँ राहुल गांधी उसके बारे में देश के सामने माफी मांगे और अपना बयान दे। राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षियों ने जो हमारे सुरक्षा कर्मी को गाली देने का काम किया और विश्वास किया, सर्जिकल स्ट्राइक पर पर्सन चिन्ह खोजा, उसके मांग रहे थे सबूत। आज पाकिस्तान के नेता असेंबली में दे रहे हैं उसके सबूत। अब देश से इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। मेरे शब्दों में, ऐसे लोग देश के गद्दार हैं जो देश के सेनाओं का अपमान करते हैं। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए पूछा है कि साजिश भले ही पाकिस्तान में रची गई, लेकिन भारत में सुरक्षा को लेकर चूक कैसे हुई? पाकिस्तान में साजिश रची गई तो वो साजिश नहीं है। क्या कांग्रेस ने ये सवाल किया कि इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स कैसे पहुंच गया हमारी सीमा के अंदर, और वो मोस्ट सिक्योर नेशनल हाईवे में कैसे एक कार इतने लंबे समय तक प्रवेश कर गई? इनमें जो षड्यंत्र है उसकी जांच हो। तो क्या ये तथ्य नहीं है जो कांग्रेस ने कहे? हमने जो सवाल उठाए थे वो आज भी मौजूद हैं। अगले 3 महीने तक विमान किराए में बढ़ोतरी नहीं होगी। घरेलू उड़ानों पर हवाई किराए की ऊपरी और निचली सीमा 24 नवंबर के बाद 3 महीने तक और लागू रहेगी। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोगी का किरदार निभाने वाले अभिनेता समय शाह को जान से मारने की धमकी मिली है। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम केशुभाई पटेल को गांधीनगर में उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी। केशुभाई पटेल का गुरुवार को निधन हो गया था। बिहार के मुंगेर में हिंसा के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है और भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। साथ ही चुनाव को देखते हुए आसपास के जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। विधि व्यवस्था सामान्य और शांतिपूर्ण बनाए रखने के साथ साथ विकास के जो कार्यक्रम है उसको और गति देने की होगी। और अभी जो स्थितियां हैं, उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत ही जल्द इसको सामान्य कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्ट करवाना और सस्ता हो गया है। अब 1500 रुपए की जगह सिर्फ 600 रुपए में जांच की जाएगी। वहीं कैंसर जैसे गंभीर मरीजों के लिए रेट और भी कम कर दिए गए हैं। जो कोविड की जांच होती थी 1500 में होती थी, उसको घटाकर 600 रुपया कर दिया है, जिसके चलते अब आम आदमी भी उन अस्पतालों पे, उन लैब सेंटरों पे आखिरकार कोविड की जांच आसानी से करा सकेगा। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 135 अंक लुढ़ककर 39,614 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 28 अंक गिरकर 11,642 पर बंद हुआ। दिल्ली से लेकर मुंबई और यूपी बिहार तक के लोग इन दिनों महंगाई की मार झेल रहे हैं। आलू 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है तो प्याज के दाम 80 से 100 रुपए किलो पहुंच गए हैं। यही हाल बाकी सब्जियों का भी है। खड़े हैं छपरा के डोरीगंज चौक सब्जी मंडी में। आप देखिए यहाँ से वहाँ तक सब्जी और फलों की दुकान लगी हुई आपको दिख जाएगी। यहाँ पर आपको केले, सेब नजर आ रहे हैं। उस तरफ सब्जियों की दुकानें बहुत ज्यादा हैं। एक बार कैमरा फोकस करके अगर उधर दिखाया जाए तो समझ में आएगा कि यहाँ पर आसपास के इलाके से कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। महिलाएं आती हैं सब्जी खरीदने के लिए, लेकिन आजकल महिलाएं बेहाल हैं। आजकल वो दुखी चल रही हैं, उदास हैं, क्योंकि सब्जियां जो है वो पहले से भी महंगी हो गई हैं। पहले ही कम महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ रही थी, आजकल और ज्यादा महिलाओं को सब्जी खरीदते वक्त सोचना पड़ रहा है। अब सोचिए, बजट चलाने की जिम्मेदारी, घर का बजट जो है वो तो वित्त मंत्री महिलाएं होती हैं। अब आप सुनिए ना, सब्जी बहुत महंगी हो गई है, सब्जी खरीदने आई हैं, तो कैसे अब काम चलता है? काम कैसे चलता है? जहाँ आधा किलो का खर्च है 450 लेकर काम चलाते हैं। 1 किलो का जहाँ खर्च है तहाँ आधा किलो लेकर चलाते हैं। प्याज, आलू और टमाटर के बढ़े हुए दामों के बाद अब सरकार ने राहत देने का काम किया। यूपी सरकार मोबाइल वैन के जरिए प्याज और आलू बेचेगी और साफ तौर पर अगर बात करें तो 55 रुपए में प्याज और 36 रुपए में आलू मिलेगा। हम बात करते हैं, हमारे साथ एक गृहिणी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कितना फर्क पड़ेगा इससे। अरे बहुत फर्क पड़ेगा सर, बहुत महंगाई ये सरकार कर रही है। सरकार तो लूट रही है पब्लिक को, लूट के सोच रही है खजाना में अपने रखे, गरीब आदमी मर रहा है।
जितने गरीब हैं वो परेशान है, सब्जी कहाँ कोई खा पाएगा इतनी महंगाई। 36 रुपए में आलू मिलेगा और 55 रुपए में प्याज ये मिलेगा। झूठा है, सब सरकार झूठ बोल रही है, कुछ नहीं है, लूटने के सिवा कुछ नहीं है। आना ये सरकार कर पाएगी, गरीबों को मार डाली है, राहत नहीं मिलेगी। कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो झूठ बोलने की सरकार की उम्मीद है, बस झूठे ये सरकार है। आलमबाग की ये थोक सब्जी मंडी है, यहाँ पर लोग इसलिए आते हैं ताकि कुछ चीजें सस्ती मिले। सरकार का यह फैसला है कि अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उचित दर पर यानी कि थोक मंडी से कुछ रुपए बढ़ा करके और उनको सस्ते में सब्जियां दी जाएं। हमारे साथ यहाँ पर जिला कृषि विभाग के उद्यान अधिकारी आर.के. वर्मा जी हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि क्या एक आदेश आया है और उसके तहत क्या आप लोग फैसला करने जा रहे हैं और किस तरीके से ये लोग आलू और प्याज लोगों तक पहुंचाएंगे। सर, ये आलू और प्याज लोगों तक कैसे आप पहुंचा पाएंगे? सरकार का एक निर्देश जारी हुआ। हाँ, जारी हुआ उसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि उद्यान विभाग का जो है उत्तर प्रदेश राज्य विपणन सहकारी संघ एक संस्था है हमारी, जिसके द्वारा हम लोग जो थोक रेट में प्याज होगा उस पर 2 रुपये अतिरिक्त चार्ज करके किसान उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर प्याज उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मुख्य मकसद है कि बाजार हस्तक्षेप योजना उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा चलाती है, पिछले वर्ष भी उन्होंने चलाया था। और एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं वापस। दास शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मुंगेर में नए डीएम और एसपी ने पदभार संभाल लिया है, लेकिन विपक्ष का नीतीश सरकार पर हमला लगातार जारी है। शिवसेना ने इसे हिंदुत्व पर हमला करार दिया है। प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। कांग्रेस ने फायरिंग में मारे गए लोगों के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी एसपी और कलेक्टर को बचा क्यों रहे हैं? वो मुंगेर की जनता के साथ हैं, वो मां के भक्तों के साथ हैं, वो दुर्गा माता का विसर्जन, मूर्ति विसर्जन कर रहे भक्तों के साथ हैं, बिहार के साथ हैं या आईएएस आईपीएस अधिकारियों के साथ हैं। चुनावी माहौल में मुंगेर फायरिंग के धार्मिक एंगल को मुद्दा बनाया जा रहा है। नीतीश सरकार से नाराज चल रही शिवसेना ने भी मौका देखकर तीखा हमला बोला। मानता हूं कि हिंदुत्व के ऊपर हमला है। इस प्रकार से अगर दुर्गा माता के जुलूस पर हमला महाराष्ट्र में या पश्चिम बंगाल में होता तो मुझे पूरा विश्वास है वहाँ के राज्यपाल और वहाँ के सभी बीजेपी के हमारे जो पॉलिटिकल जो नेता है, राजकीय नेता है, वो सभी ने सबसे पहले वो मांग करते थे कि वहाँ राष्ट्रवादी शासन लगाओ, सरकार को बर्खास्त करो और ये सरकार हिंदुत्व विरोधी है। तो अगर मुंगेर में इस प्रकार से हमला होता है जहाँ बीजेपी की भी सरकार है तो क्या हिंदुत्व का विरोध नहीं है? हालांकि मुंगेर में नए डीएम और एसपी ने पद संभाल लिया है और हालात को सामान्य बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं। जिस प्रदेश का मुखिया, जिस प्रदेश का नेतृत्व करने वाला, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री की खुद की सोच इतनी जातिवादी हो तो उससे आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसी तरीके से अपना वोट बैंक बनाने के लिए, इसी तरीके से अपना सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री जरूरत पड़ती है तो लोगों पे लाठियां चलवाते हैं, जरूरत पड़ती है तो बोलते हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ मौत हो जाएगी तो तुम्हें हम लोग नौकरी देंगे। तो ये सोच है मुख्यमंत्री की जातिवादी। और जिम्मेदारी की जहाँ तक आपने बात की, जिम्मेदारी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री की बनती है। जब प्रशासन कुछ न कर पा रहा हो तो शांति की पहल अपने हाथ में ले लीजिए। और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं, पहले कहा गया पुलिस की ओर से गोली नहीं चली, अब तस्दीक हो गई संभवतः सीआईए की रिपोर्ट से कि पुलिस के ही माध्यम से गोली चली। मैं समझता हूं कि इस तरह की बर्बरता हाल के दिनों में तय नहीं देखी है। संभवतः अवसान के वक्त नीतीश जी की सरकार अब इन हथकंडों पे उतर आई है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी को मुंगेर फायरिंग से लोगों की नाराजगी का एहसास है, इसीलिए जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। चुनाव आयोग के हाथ में संपूर्ण नियंत्रण है, उनके द्वारा किए गए सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं। मुंगेर की घटना बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि मुंगेर की घटना की अच्छे से जांच हम लोग निश्चित करवाएंगे और मुंगेर में जो भी दोषी होंगे, मैं मुंगेर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, उसको हर हालत में सजा हम लोग दिलवाएंगे। यह हम लोगों के लिए प्रेस्टीज इशू का प्रश्न है। जो कुछ भी हुआ है उसमें जो भी दोषी होंगे उनको हर कीमत पे सजा होगी। बिहार में अभी 2 चरण का मतदान बाकी है और विपक्ष की कोशिश तब तक मुंगेर फायरिंग का मुद्दा गर्म रखने की होगी। इस बीच बिहार के चुनावी माहौल में बयानों के तीर जमकर चल रहे हैं। गिरिराज सिंह ने खुलकर कहा कि विरोधी पार्टी बम फोड़ने वालों के साथ है। हमारे साथ हैं दादा,
आप दो बात कर रहे हैं कि दो खेमा है, क्या खेमा? देखिए, स्वाभाविक है इस चुनाव में दो खेमा, ऐसे तो कई लोग हैं। पप्पू जी की जपा पार्टी है, उपेंद्र जी की पार्टी है, लेकिन आमने सामने महागठबंधन और एनडीए है। महागठबंधन वही है जो पुरानी शराब नई बोतल है, और उस नई बोतल में कौन कौन समाया है? माले समाया है। वो माले जो आतंक और उग्रवाद का प्रतीक है, जो माले लोगों में दहशत फैलाया, कई लोगों की हत्या हुई, माले है। कांग्रेस के उम्मीदवार दरभंगा से जाले के उस्मानी साहब हैं। उस्मानी साहब क्या हैं? भारत जान रहा है। वो भारत को तोड़ने वाला कौन था? जिन्ना के अनुयायी है। तो ये एक तरह से एक ग्रुप ये है जो हत्या, लूट, बलात्कार, अपराध, सामाजिक असंतुलन, ये में विश्वास रखता है। दूसरा तरफ एनडीए है जो गरीबों के झोंपड़ी में केवल बिजली नहीं देता, अमीरों के घर में भी बिजली देता, किसानों के खेतों में पानी देता, गैस होता तो दोनों के होता, पैसा जाता तो किसानों के खाते में भी जाता, गरीबों के खाते में भी जाता। 1 रुपया का 1 रुपया जाता नरेंद्र मोदी के राज में, और शुभ काम करता तो नारियल फोड़ता। अब देखिए, एक है बम फोड़ने वाला, दूसरा है नारियल फोड़ने वाला। तो देश शांति का प्रतीक है, और ये देश नारियल फोड़ करके शुभ काम करने वाला का साथ देती है। बिहार के चुनावी माहौल में चुपचाप वोट करने का नारा हिट है। वैशाली की रैली में तेजस्वी यादव ने भी समर्थकों से कहा, चुपचाप लालटेन छाप। यहां तेजस्वी बाहुबली रामा सिंह की पत्नी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। रैली के बाद तेजस्वी ने अपने समर्थकों से कहा कि चुपचाप लालटेन छाप। रामा सिंह बाहुबली नेता माने जाते हैं, जिनकी पत्नी को आरजेडी ने टिकट दिया है। उनके समर्थन में तेजस्वी यादव यहां रैली कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया है। देखिए, मुझे लगता है फवाद चौधरी का जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बोला गया बयान है, वो अपने आप में कईयों के चेहरे बेनकाब करता है। पाकिस्तान का भी, कांग्रेस का भी, और हिंदुस्तान के कुछ विपक्षी दलों का भी। ये स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान ने पुलवामा हमला करवाया, और उस समय कांग्रेस आरोप लगाती थी और देश की जनता को डराने का प्रयास करती थी, भ्रमित करने का प्रयास करती थी। आज सच्चाई सामने आई है, पाकिस्तान की भी, कांग्रेस की। माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस उस समय भी पाकिस्तान की भाषा बोलती थी, आज कांग्रेस चीन की भाषा बोलती है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये कभी शहीदों के परिवारों के पास तो गए नहीं। मैं बाटला हाउस कांड में इंस्पेक्टर शर्मा शहीद हुए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी उनके घर नहीं गए, लेकिन जो उसमें मारे गए थे आतंकवादी, उनके घरों में जाकर सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई। ये कांग्रेस के ही नेता कहते हैं, ये कांग्रेस का असली चेहरा। जम्मू मांगे, देश से मांगे, हमसे तो नहीं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी देश से माफी मांगे कि उनका चेहरा और पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था और हिंदुस्तान की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बिहार चुनाव के बीच में नीतीश कुमार ने एक बड़ा सियासी दांव चल दिया है। सीएम ने आबादी के हिसाब से आरक्षण की वकालत की है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में नीतीश कुमार ने रैली करते हुए जीत का दावा भी किया। वगैरह का सवाल है, वो तो जो जनगणना होती है और उसी के बाद निर्णय होता है, और ये निर्णय कोई हम लोगों के हाथ का नहीं है। जनगणना वाला हम लोग तो चाहेंगे जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। इसमें हम लोगों को कहीं कोई दो राय नहीं सकती।
लेकिन हमको आपको कह दिए कि हम आएंगे भी, तो आप आगे चिंता कर रहे सर, मत चिंता करिए, निश्चिंत रहिए। बिहार के चुनाव में छपरा जिले पर सभी दलों की खास नजर है। कभी आरजेडी का गढ़ माने जाने वाले छपरा में बीजेपी और जेडीयू ने सेंधमारी तो कर ली, लेकिन इस चुनाव में दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर है। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर का जन्म यहां छपरा में हुआ था। उनके गांव और घर से चुनावी बयार को हमने समझने की कोशिश की। भिखारी ठाकुर के गांव में उनके घर में मौजूद हूं। भिखारी ठाकुर की रचनावली मेरे हाथ में है और इस रचनावली ने भिखारी ठाकुर के नाटकों, उनके गीतों ने बिहार को जो पहचान दी है उसका मोल नहीं है, वो अनमोल है। राहुल सांकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को अनगढ़ हीरा कहा था। इस अनगढ़ हीरे ने बिहार को एक चमकती हुई विरासत दी, लेकिन जिन लोगों पर बिहार को गढ़ने का जिम्मा था उन्होंने आखिर भिखारी ठाकुर की विरासत को क्या दिया, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। भिखारी ठाकुर के घर के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा जरा, यहाँ से हम शुरू करते हैं इस तस्वीर से, क्योंकि बहुत कुछ इस कमरे में है जिसे लोगों तक पहुँचना जरूरी है। इंडिया न्यूज के कैमरे के माध्यम से हम भिखारी ठाकुर की विरासत को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ से बताइएगा कि ये तस्वीर कहती है। उनका जवानी का फोटो है, ये बुढ़ापा का है, ये भी बुढ़ापा का है, ये नमोवर सिंह है, ये 1964 का है, पटना नृत्य कला मंदिर में समापत हाँ किशोरी सिन्हा द्वारा, उस समय अनंत सहाय जी। ये भिखारी पथ के नाम से जाना जाता था, जहाँ से अभी पुल का शुरुआत मेन रोड से मैंने होकर मैंने बबुला की तरफ जो आता है। आज तो इनका नामो निशाना ये मिट चुका मैडम। वहाँ कोई झंगा चौक, कोई यादव चौक, लेकिन भिखारी पथ के नाम से जाना जाता था। तो आज उनका नाम वहाँ समाप्त हो चुका, नाम समाप्त हो चुका उनका। मतलब ये विरासत बढ़नी चाहिए थी, लेकिन धीरे धीरे ये मिटती जा रही है, एक तरीके से इनके परिवार वाले कह रहे हैं। ये तस्वीर ये महामहिम राजपाल 1964 का, ये किशोरी सिन्हा और ये भिखारी ठाकुर किशोरी सिन्हा द्वारा समापत पाते हुए यही समापत। ये 1957 का है जी। बिहार के चुनाव में जुबानी तीर भी खूब चल रहे हैं। सुनिए जरा नेताओं ने क्या क्या कहा। जो खुद दो मुख्यमंत्रियों के सुपुत्र हैं, वह नीतीश जी के राज में अगर 15 सालों में भी 10th पास नहीं कर सके, तो यह सोचने की बात है। इस बार जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जरूर चुनेंगे कि उस दल के जितने के बच्चे हैं जो 10वीं पास नहीं कर सके, इस बार जरूर हम उनको 10वीं पास कराएंगे। हमारा इलेक्शन का यह घोषणा पत्र भी रहेगा। उद्योग धंधों, नौकरी, संविदा, समान काम का समान वेतन, खुशहाल बिहार, बदहाल बिहार से खुशहाल बिहार। हमारे प्रतिपक्ष के लोग इतिहास के पूर्ववत कहते थे, बासी पन्नों में आपको बिहार को लिखाना चाहते हैं। बिहार उलझने वाला नहीं है। बिहार ने नए बिहार की इबारत तय कर दी है। एनडीए की लहर है, नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का इतना प्रभाव है, और बिहार की जनता देश की जनता की तरफ पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी हुई है। और बिहार में नीतीश जी ने जो विकास का काम किया हुआ है वो जन जन तक पहुंचा है। एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बने। ये लोग जो प्याज का रोना जो लोग रोते थे, 50 रुपये हो जाता था, 60 रुपये हो जाता था, लेकिन अब तो 80 के पार चला गया है। तो अब कहाँ है ये लोग? तो गरीब की तो पूरी तरीके से बिहार में एकदम देश भर में गरीबों को पूछा ले जा रहा है, उन पे हमले किए जा रहे हैं, उनको बल्कि उभारने की कोशिश करनी चाहिए थी, तो और जो है ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। किसान तबाह है, नौजवान बेरोजगार है, बिहार गरीब है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस्लामाबाद में फ्रांस के दूतावास का घेराव किया गया है। राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ यहां पर जोरदार नारेबाजी हो रही है और जो बयान राष्ट्रपति मैक्रों ने दिया था उसको लेकर यहां प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे हैं। इस बीच खबर यह भी है कि पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद में फ्रांस के दूतावास का घेराव किया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे और इस्लामिक आतंकवाद को लेकर जो बयान दिया था
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उसका विरोध करते हुए बड़ी संख्या में लोग फ्रांस के दूतावास के बाहर पहुंचे और दूतावास का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ इन लोगों की झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया और इस भीड़ को तितर-बितर कर दिया। भीड़ पर लाठीचार्ज भी किया गया है। कमलनाथ पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है। आयोग ने यह फैसला कमलनाथ द्वारा आदर्श आचार संहिता का बार-बार उल्लंघन करने की वजह से लिया। बिहार के मुंगेर में हुई गोलीबारी की घटना को शिवसेना ने हिंदुत्व पर हमला बताया। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर ऐसी घटना दूसरे राज्य में होती तो बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग करने लगती। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने आईएनएस कोरा से एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण में मिसाइल ने अधिकतम दूरी तय करते हुए लक्ष्य को भेद दिया और उसमें आग लग गई। उत्तर प्रदेश में अमेठी के मुंशीगंज थाना इलाके में दबंगों ने दलित महिला ग्राम प्रधान के पति का अपहरण कर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से झुलसे प्रधान पति की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में नाबालिग समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक कार खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे उसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव के प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने बड़ौदा के कथूरा गांव में कहा कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हुआ तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। एमएसपी खत्म करने की इस कोशिश ने की तो मित्रों, आज बड़ौदा की सभा में मैं कह रहा हूँ, एमएसपी कोई खत्म करेगा तो ये मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा, एमएसपी खत्म नहीं होने देगा। हरियाणा में फरीदाबाद में निकिता मर्डर केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर जानकारी दी। साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा के लिए 3 गनर भी दिए गए हैं। सरकार ने फैसला किया है कि निकिता हत्याकांड की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट से करवाई जाएगी, ताकि दिन प्रतिदिन सुनवाई हो सके और आरोपियों को शीघ्र सजा दी जा सके। महाराष्ट्र के धुले में नकली नोट छापने की एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं 2 आरोपी भागने में कामयाब रहे। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। शुक्रवार को आनंद विहार और द्वारका में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया।